आज हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड का कंसेप्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड एक्सपोर्ट होता क्या है। सपोजिटली इंडिया ने मैंगोज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हमने मैंगोज शुरू हुआ इंडिया से और वो बेचा अमेरिका को, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज सेंडिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया। भारत से भारत के बाहर किसी और देश को जब गुड्स बेचते हैं, जब गुड्स बाउंड्री क्रॉस करता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। अब गुड्स गलत भी तो जा सकता है, इलीगल ट्रांजैक्शंस भी तो हो सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा प्रोसीजर्स बनाए हैं। तुम डायरेक्टली ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसके 4 भाग किए हुए हैं। पहले भाग में जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लगता है, तो पहला भाग है प्रिलिमिनरी स्टेज में रजिस्ट्रेशन और उसके संदर्भ में प्रोसीजर। उसके बाद आपको फॉरेन से ऑर्डर मिलता है, फिर आप गुड्स बनाओगे, प्री शिपमेंट, फिर आप भेजोगे गुड्स, और फिर उसको मिलने के बाद वाले प्रोसीजर। 4 भाग समझा। पहला भाग मेरे को रजिस्टर कराना पड़ेगा एक्सपोर्ट से पहले। उसके बाद ऑर्डर मिला तो मैं जो तैयारी करूंगा, शिपमेंट, शिपमेंट मतलब शिप से जाने से पहले, फिर शिप में जाएगा, फिर शिप जाने के बाद फिर पैसा आएगा, ये सारे प्रोसीजर। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपोर्ट प्रोसीजर। नाउ एक्सपोर्ट प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेज कौन सा है? प्रिलिमिनरी स्टेज, शुरुआती स्टेज। एज अ जनरल रूल, कोई भी इंडिया में इंसान जिसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो, वो विदाउट आईई नंबर, जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर बोलते हैं, उसके बिना कोई भी इंसान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर नहीं सकता। आया समझ में? ये आई थिंक डीजीएफसी देते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ, जो है ना, पूना बेस्ड है ये, यहां से आपको मिल जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, यहां से आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? आईई कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिना, जैसे पैन नंबर होता है, वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? आईई कोड नंबर। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर, या कोड नंबर भी बोलो तो भी चलेगा। फिर आपको पैन लेना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, ABCD 1 2 3 4। और फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, इन लोगों ने दिया नहीं, मैं आपको बता दूं, RCMC, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है EPC से। EPC कैसा है? जैसे महाराष्ट्र बोर्ड एक है, एक CBSE बोर्ड है, एक ICSE बोर्ड है, वैसे एक जैसे चाय एक्सपोर्ट करोगे तो टी का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वैसे सिल्क का है, ऐसे अलग अलग 25-30 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है। आपका जो प्रोडक्ट जिस जगह पे मैच करता है, उस जगह पे आपको RCMC लेना पड़ता है, या लेना चाहिए, क्योंकि फॉरेन में कोई सेमिनार, फंक्शन, एग्जीबिशन होगा तो ये लोग हेल्प भी करते हैं, कुछ एरियाज में स्पॉन्सर भी करते हैं। कौन? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। नौ, आप कई बार यहां पे आप बैठे हो, आपको दुबई में एक्सपोर्ट करना है, दुबई में अपने बहुत सारे मसाले जाते हैं, बट इंडिया में बैठ के आप दुबई में जाना मुश्किल पड़ेगा। तो हो सकता है कि कोई आप एजेंट के थ्रू एक्सपोर्ट करे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो दुबई में मौजूद है, जो ऑर्डर लाके तुमको देगा। आप एजेंट को अपॉइंट करो कि ओके, तू 100 रुपए में तेरे को 5 रुपए हम देंगे, 10 रुपए देंगे, सो ही विल गेट इज कमीशन। उसको क्या काम करना है? इंडिया का एक्सपोर्टर और दुबई का इंपोर्टर को जोड़ना है एज एन एजेंट। उसके लिए उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। या तुम खुद ही अपना सेल्स ऑफिस ओपन कर लो, बट सेल्स ऑफिस ओपन करोगे तो खर्चा आएगा। ठीक है। नाउ तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मैंने क्या बताया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कौन सा नंबर लगता है? आईई कोड। जैसे पैन नंबर है इनकम टैक्स में, वैसे कोई भी इंसान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो कौन सा कोड लगता है? आईई कोड। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में क्या लगता है? RCMC, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। पैन नंबर तो लगना है। ना तुमने तैयारी कर लिया, अब तुमको
एक ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, रिसीट ऑफ ऑर्डर, टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट। इंडेंट मतलब तुमको एक ऑर्डर आया कि तुम, जैसे इंडिया करीबन 8 लाख करोड़ के कार बनाता है, उसमें से 4 लाख करोड़ के कार एक्सपोर्ट करता है। तुमको कार का ऑर्डर आया जिसको इंडेंट बोलते हैं। जैसे तुमको ऑर्डर आया, पहले तो चेक करो रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अब कुछ गुड्स फ्री गुड्स हैं, आसानी से एक्सपोर्ट होंगे या इंपोर्ट होंगे। कुछ गुड्स रेस्ट्रिक्टेड है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में अलाउड है। कुछ प्रोहिबिटेड है, तुम जानवर इंपोर्ट नहीं कर सकते। और कुछ कैनलाइज्ड है, जो कि जैसे पेट्रोल इंपोर्ट करना है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम इंपोर्ट करेगा, तुम उनसे खरीदोगे, तुम खुद से डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो पहले तो चेक करो तुम्हारा प्रोहिबिटेड गुड्स तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बीच में गवर्नमेंट ने प्याज पे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था, तो भले ही तुमको ऑर्डर आया, तुम एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो, अपन इंडिया में बैठे हैं, बंदा जिसने ऑर्डर दिया वो दुबई में बैठा है, तुमने एक्सपोर्ट किया 10 लाख रुपए का, उसने पैसा ही नहीं दिया, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको बोलोगे भाई एलसी ओपन कर। व्हाट इज एलसी? दुबई का एक पार्टी है, उसको बी बोलते हैं, इंडिया का एक पार्टी है ए, दुबई का जो पार्टी है बी, उसका जो बैंक है वो दुबई का पार्टी बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा, बैंक तुम्हारे फेवर में एक एलसी ओपन करेंगे 10 लाख रुपए का। इसका मतलब जब तुम गुड्स दुबई में भेजते हो, बेचते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो दुबई का जो बी का बैंक है उसको कंपलसरी तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। अब बैंक तभी एलसी ओपन करेगा जब बैंक को गारंटी है कि बी मजबूत है, बी फ्रॉड नहीं करेगा। सो लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर कौन है? दुबई। एक्सपोर्टर कौन है? अपन। हमेशा इंपोर्टर्स बैंक ओपन करता है इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। जैसे अपने को लेटर ऑफ क्रेडिट मिला, अब गारंटी हो गया कि पैसा डूबेगा नहीं, तो हम बिंदास एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि बैंक इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट मना करेगा तो वर्ल्ड के सारे बैंक्स छोड़ देंगे उसको, तो कोई बदनामी नहीं करेगा। तो एलसी एक बार खुल गया तो कैंसिल नहीं होता है, तो मुझे 10 लाख का गारंटी हो जाएगा। अब दिक्कत यह है कि 10 लाख रुपए का जो ऑर्डर मुझे मिला है, अब मेरे को बना के बेचने को खर्चा मुझे आएगा करीबन 4 लाख रुपया। अब मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं है, तो मैं हो सकता है प्री शिपमेंट फिनेंस बैंक के पास जाऊंगा और बोलूंगा मुझे 4 लाख का कर्जा दो। इन्होंने बैंक का भी नाम दिया नहीं दिया, मैं लिखवा देता हूं। एग्जिम बैंक एक होता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संदर्भ में तुमको कर्जा देगा, उसको क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक। तुम नॉर्मल बैंक को भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन एग्जिम बैंक सस्ते में तुमको लोन दिलाता है। क्यों? क्योंकि तुम गुड्स बना के एक्सपोर्ट करोगे, अपने देश को क्या मिलना है? फॉरेन एक्सचेंज मिलना है ना। दुबई है तो डिरम्स मिलना है, अमेरिका रहा तो डॉलर्स मिलना है। सो हमने 4 लाख रुपए का प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए एग्जिम बैंक को अप्रोच किया। देखो 4 लाख का आज कर्जा दो, 2 महीने बाद शिप जाएगा, उसके बाद वो पेमेंट करेगा, हम आपको पेमेंट कर देंगे। लॉजिक समझ में आया? तो आपने 2 4 6 महीने के लिए कर्जा लिया है, उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप कर्जा ले रहे हो, क्योंकि जो गुड्स उसको चाहिए आपको बनाना पड़ेगा। कितने रुपए का? 4 लाख। वो आपको 10 लाख देगा, आपको 6 लाख मिलेगा, बट 4 लाख तो आपको लगेगा ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब जैसे आपको फाइनेंस मिल जाता है, आप क्या करते हो? प्रोडक्शन करते हो, गुड्स बनाते हो। अच्छा, पैकेजिंग। कई बार गुड्स का इंडिया का पैकेजिंग अलग होगा, फॉरेन का पैकेजिंग अलग होगा। फॉरेन के लिए पैकेजिंग ज्यादा अच्छा आपको करना पड़ता है। हमारे टाइम में जो म्यूजिक सिस्टम के कैसेट्स आते थे, कभी देखा है, सुना है? तो डोमेस्टिक पे नॉर्मल प्लास्टिक के डबड़े में आ जाते थे, लेकिन एक्सपोर्ट को ऐसा गजब पैकिंग करते थे वो लोग, क्योंकि एक्सपोर्ट में कीमत ज्यादा मिलता है ना। तो पैकेजिंग तुम करोगे प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स के लिए, अच्छा दिखने के लिए, क्वालिटी प्रिजर्व करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोट करने के लिए, बहुत अच्छे पैकिंग पे आता है। जैसे सोनी का एक मैंने ये खरीदा था हेडफोन, उसका जो पैकिंग तो ऐसा लग रहा था ज्वेलरी बॉक्स है। अभी मैंने एक सोनी का लिया है, मेरे को लगा कि यार ये तो सस्ता डब्बा डाल दिया। वक्त के साथ साथ उन्होंने भी कॉस्ट कटिंग करना शुरू किया, बट 8 10 साल पहले जो बॉक्स लिया था, मैंने बोला यार तो ज्वेलरी बॉक्स से भी अच्छा बॉक्स दिया उन्होंने। मतलब मेरे को तो बॉक्स ही पसंद आया, हेडफोन जाने तो बॉक्स ही रख लेता हूँ मैं।
अभी देखो आजकल के बॉक्स कितने सस्ते आ जाते हैं। नौ ईसीजीसी, अभी क्या होता है कि मैंने गुड्स बेचा, एलसी ओपन बाय चांस नहीं हुआ है, सामने वाले ने डुबा दिया, तो मैं क्या करूंगा, ईसीजीसी से क्रेडिट की गारंटी लूंगा कि भाई इन लोगों ने डुबाया तो पैसा आप दोगे लेकिन मुझे प्रीमियम लगेगा। ठीक है, सो ईसीजीसी 90% ऑफ द लॉस, 10 लाख में से मुझे 9 लाख देगा, मुझे प्रीमियम भरना पड़ेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट यदि मिलता है तो फिर तुम इंश्योरेंस मत कराओ, लेटर ऑफ क्रेडिट में सामने वाले को पेमेंट तो करना ही करना है। सो ईसीजीसी क्या करता है, मैं इंश्योरेंस का पैसा भरता हूँ, वो लोग गारंटी लेते हैं कि चिंता मत करो, उनकी पहचान रहती है, उनको पता रहता है कौन सा पार्टी कैसा है, तो उन लोगों ने प्रीमियम लिया, और भविष्य में दुबई का पार्टी ने पेमेंट नहीं किया तो वो लोग तुमको भरपाई करके देंगे। तुम लोग ने तो 4 लाख रुपए का कर्जा लिया ना, तुम कहाँ जाओगे, सामने वाले भाग गया, तुम पता चला 4 लाख का कर्जा लिया, प्रोडक्शन भी किया, बेचा, और बाद में मेरे को पैसा नहीं मिला, मैं तो बैठ जाऊंगा सर पटक के। तो ईसीजी से बोलता है लो भाई 9 लाख लो, तुम बच जाओ, और ये लेना ही चाहिए। लेकिन एलसी ओपन किया तो फिर ईसीजीसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब तुमको जीएसटी के फॉर्मेलिटीज लगेंगे, जीएसटी हालांकि एक्सपोर्ट में लगेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से अपने को फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला है डिरम्स में, मलेशिया रहा तो रिंगिट मिलेगा जो करेंसी है उनका। सो गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाता नहीं है। बाकी मैंने पेन बनाया 18% जीएसटी, एक्सपोर्ट किया नो जीएसटी फ्री, क्योंकि अपने को फॉरेन डॉलर्स या करेंसी में पैसा मिलेगा। अब जहाज में तुमने बिठाया, जहाज यहां का जो पोर्ट है मुंबई का, कौन सा पोर्ट है, जेएनपीटी का पोर्ट नाम सुना है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, या फेमसली उसको बोलते हैं नवा शिवाय, वहां से शिप जाएगा दुबई के लिए। तो रास्ते में एक तो बारिश का सीजन, ऊपर से समुद्र का भरोसा नहीं कब क्या कर जाए, तो मुंबई के पोर्ट से श्रीलंका को पहुंचने के लिए 3 दिन लगता है, सिंगापुर को पहुंचने के लिए 9 दिन लगता है, अमेरिका नॉन स्टॉप 25 दिन लगता है, रुक रुक के गया तो 55 डेज लगता है। तो 55 डेज तुम्हारा समुद्र में है भाई, समुद्र का, और बर्मुडा ट्रायंगल के उधर जा रहा है तो गायब भी हो जाते हैं शिप्स, वहां की स्टोरी सुनी होगी तो, सुना है ना बर्मुडा ट्रायंगल, मैं तो बोलूं भाई शिप तो गया, मेरा कैप्टन भी डूब जाएगा, तो इंश्योरेंस तो चाहिए ना, तो मैं मरीन इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ। अगेन सीआईएफ एक वैल्यू है, एक इंको टर्म्स है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, उसमें कैसे होता है, मैंने 10 लाख का कोट किया, उसमें हो सकता है यहां से मुंबई ट्रक का भाड़ा, मुंबई में अनलोडिंग रीलोडिंग, अलग अलग कॉस्ट होता है, फिर इंश्योरेंस आता है। सो मैं मुंबई के पोर्ट से दुबई के पोर्ट तक का इंश्योरेंस कराओ, उसको मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। तुम बोलोगे सर आपने तो ईसीजीसी का कवर कराया, वो मेरा कीमत का इंश्योरेंस है कि सामने वाले ने डुबाया तो ईसीजीसी वाले मुझे 9 लाख रुपए देंगे, ये रास्ते में डूब गया मरीन इंश्योरेंस, तो मरीन इंश्योरेंस मुझे भरपाई करके देगा। एक दुबई के पार्टी का डुबाने का डर, एक समुद्र में जहाज के डूबने का डर, फर्क समझा दोनों का। फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, मैं जब एक्सपोर्ट करूंगा, ऐसे नहीं, ये तो कोई ये नहीं है मैगी नहीं है कि तुरंत एक्सपोर्ट हो जाए, प्रोसीजर है भाई। कस्टम साइड तुमको शिपिंग बिल लगेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, जीएसटी का क्लियरेंस लगेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहेगा। ठीक है, इंपोर्ट के टाइम में बिल ऑफ लादिंग रहता है, एक्सपोर्ट के टाइम में शिपिंग बिल रहता है, तुमको आई कोड जोड़ना पड़ता है, आरसीएमसी जोड़ना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जोड़ना पड़ता है, कमर्शियल इनवॉइस जोड़ना पड़ता है, एक्सपोर्ट का इनवॉइस जोड़ना पड़ता है, पैकिंग लिस्ट जोड़ना पड़ता है, शिपिंग बिल जोड़ना पड़ेगा। अब ये सब प्रोसीजर बहुत ज्यादा है, पहले के जमाने में, अभी भी तुम देखो पासपोर्ट किसी एजेंट को दे दिया, तू करा दे भाई। तो C&F एजेंट क्या करते हैं, क्लियरिंग मतलब इंपोर्ट का, फॉरवर्डिंग मतलब एक्सपोर्ट का, ये लोग को एजेंट को पहचान भी है, प्रोसीजर भी पता है, तो ये लोग आपका एक्सपोर्ट का काम आसान कर देंगे। ये लोग कुछ टक्का कमीशन लेंगे, बट इनके थ्रू काम एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है। तुमको जाकर डॉक्यूमेंट्स इनको देना है, बाकी ये लोग प्रोसीजर करवा देते हैं। ठीक है, अब तुमने सब तैयारी कर ली, अब डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक्सपोर्ट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, शिपिंग बिल, इंपोर्ट के लिए क्या लगता है, बिल ऑफ एंट्री, और एक बिल ऑफ लादिंग भी है। फिर तुम C&F एजेंट आएगा, अच्छा तुमने गुड्स भेजा, पोर्ट में चेक तो करेंगे ना गुड्स क्या है, तुमने ड्रग्स भेजे तो बाहर लिखा रहेगा मसाले, अंदर निकला कोकेन हेरोइन,
और क्या क्या आता है, गांजा, ये सब प्रोहिबिटेड गुड्स है, तुम भेज नहीं सकते। तो इसलिए वो लोग चेक करेंगे कि भाई गुड्स जो जो पैकिंग लिस्ट में है वही तो है, नहीं तो पता चला अंदर कुछ और निकला। क्या क्या लोग प्रकार से एक्सपोर्ट करते हैं, जो संतरे केले के अंदर जो है ना उसके अंदर डाल के बेचते हैं, फ्रूट्स मैंगोज, जो स्ट्रॉबेरीज उसके अंदर ये लोग ड्रग्स पकड़े गए हैं। बहुत टाइम, बहुत महीने और साल तो पता भी नहीं चलता कस्टम्स को। ये लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ऐसे डाल के बेचते हैं। शूज के अंदर लगेगा शूज है, बट उसका अंदर का नीचे का जो है ना हील, हील के अंदर रहेगा। इतने गजब तरीके से लोग स्मगलिंग करते हैं, क्योंकि हर चीज तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए ड्रग्स तो अलाउड ही नहीं है। सो एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स होगा ही तुम्हारा, वो लोग पक्का चेक करेंगे। और कई बार ये लोग बदमाशी क्या करते हैं, आजकल गवर्नमेंट कुत्ते रखते ना, कुत्ते खुशबू से पहचान जाते हैं। कुत्ते को कंफ्यूज करने के लिए अचार डाल देते हैं, अचार का मसाला उग्र स्मेल डालता है ना, तो ड्रग्स का बास छुपाने के लिए ये लोग अचार का मसाला डाल देते हैं, ताकि कुत्ता भी को भी कंफ्यूज कर दे, कुत्ता भी सोच रहा है हो क्या रहा है। तो ये सब टेक्निक स्मगलर्स यूज करते हैं। और आज ये लोग भी, कस्टम वाले भी समझ गए भाई बहुत सारा अचार है, इसका मतलब कुछ तो लफड़े अंदर। ये लोग खुशबू को हटाने के लिए कुछ न कुछ टेक्निक करते हैं। सूटकेस, नॉर्मल सूटकेस लगेगा, लेकिन अंदर ऐसा भी जगह में तुमको सोने के कॉइन्स बार्स मिलेंगे। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं तुम ऐसे कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब तुमने नॉर्मल तरीके से लोड किया। अब जैसे ही पोर्ट में गया वो चेक करेगा, तो कस्टम्स ऑफिसर एक लेट ऑर्डर डालेगा। लेट ऑर्डर मतलब गुड्स को जाने दो, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चेकिंग के बाद। फिर जैसे ही गुड्स शिप में गया कैप्टन बोलेगा मिला ही नहीं था, पता चला विमल राव खुद खा गया, क्या गारंटी। तो जैसे ही गुड्स शिप में जाएगा, कैप्टन ऑफ द शिप एक रिसीट देगा, उसको बोलते हैं मेट्स रिसीट। क्या बोलते हैं? मेट, MEATE, मेट्स रिसीट। मेट कैप्टन होता है, वो तुमको रिसीट देगा। मीन्स तुमने 100 किलो प्याज भेज रहे हो, वो 100 किलो का, उसमें भी 2-3 प्रकार है, क्लीन मतलब सब ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है तो अलग प्रकार से देगा। मेट्स रिसीट आ गया। अब ये मेट्स रिसीट जाकर तुम शिप इसको दोगे, शिपिंग कंपनी को, वो तुमको बिल ऑफ लादिंग एक डॉक्यूमेंट देगा, वो तुम इधर भेजोगे दुबई में। जैसे ही शिप लैंड करेगी, दुबई वाला बिल ऑफ लादिंग डॉक्यूमेंट दिखाएगा कैप्टन को, और कैप्टन गुड्स दे देगा। सो लोडिंग ऑफ गुड्स के बाद कैप्टन ऑफ द शिप कौन सा देगा? मेट्स रिसीट। अब गुड्स जैसे शिप में बैठ गया, तुम एक शिपिंग एडवाइस भेजोगे दुबई वाले को कि देखो 6 दिन में या 7 दिन में ये शिप आपके यहाँ पहुंचेगी, ये बिल ऑफ लादिंग हम ईमेल कर रहे हैं, ये कैप्टन ऑफ द शिप को दिखा देना, वो आपको गुड्स दे देगा। और फिर जैसे ही गुड्स वहां पे गया, वो रिसीव करेगा। और मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो कुछ इंसेंटिव्स रहते हैं, कुछ बेनिफिट्स रहता है, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक रहता है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम्स रहते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के स्कीम्स रहते हैं, वो तुम इंसेंटिव ले सकते हो। और फॉलो अप लो कि भाई अभी पेमेंट निकाल तेरे को पहुंच गया गुड्स, तो ये सब तुम करोगे फॉलो अप। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर था एक्सपोर्ट का। डीप है लेकिन आराम से हो सकता है, समझ में आया सबको? तो यहाँ पे ये खत्म होता है। कोई डाउट किसी को? नहीं तो यहाँ पे खत्म करते हैं।